जैसे कि हमने जो दो प्रक्षेप किए हैं, शंकु प्रक्षेप, एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप, हमने इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी देखी कि किस तरह से इनमें अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े दिखाए जाते हैं। ठीक है, दो मानक शंकु प्रक्षेप में अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े भी दिखाए जाते हैं और मानक अक्षांशों के बीच में वो थोड़े छोटे भी हो जाते हैं अपनी वास्तविक लंबाई से। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि एक मानक शंकु प्रक्षेप में केवल और केवल एक अक्षांश पर पैमाना शुद्ध रहता है, जो कि हमारा मानक अक्षांश है, और दो मानक शंकु प्रक्षेप में दो अक्षांशों पर पैमाना शुद्ध रहता है, जो दोनों हमारे मानक अक्षांश है। लेकिन अब हम बोन की बात करेंगे, और बोन की खास बात यह है कि बोन में प्रत्येक अक्षांश मानक अक्षांश होती है। ठीक है, और यही कारण है कि प्रत्येक अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई वाली होती है। ठीक है, तो बोन की रचना देखते हैं हम। बोन की रचना बहुत हद तक एक मानक शंकु प्रक्षेप से मेल खाती है। ठीक है, उसमें जो अंतर है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसको रिगबर्ट बॉन नाम के विद्वान ने इसको बनाया था। ठीक है, और उसी के आधार पर इसको बोन का समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप भी कहा जाता है। ठीक है ना, हम देखेंगे कि किस तरह से इसके जो शुरुआती स्टेप हैं वो एक मानक शंकु प्रक्षेप से काफी मेल खाते हैं। ठीक है, और बोन प्रक्षेप में जो अक्षांश और देशांतरों का जो रेखा जाल बनता है उसकी तुलना सेंसन फ्लैम्स्टीड के समक्षेत्र प्रक्षेप से भी की जा सकती है, जिसको हम साइनोसाइडल प्रोजेक्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लेकर और बोन के प्रक्षेप को समझने की कोशिश करेंगे। और आप इस उदाहरण में देखिए, सबसे पहले एक निरूपक भिन्न है हमारे पास, 1:12.5 करोड़ है निरूपक भिन्न। ये इकाई मुक्त मापक होता है, आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय मापक होता है। इसका तात्पर्य ये है कि मानचित्र पर यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी हमें दिखाई दे रही है तो वो धरातल पर 12.5 करोड़ सेंटीमीटर की दूरी का प्रदर्शन वहां कर रही है। ठीक है, हम इसको, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मापक है, हम इसको किसी भी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 12.5 करोड़ इंच की दूरी को प्रदर्शित करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम दूरियां सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर की रेफरेंस में बात करेंगे। यहाँ अंतराल 15 डिग्री का दिया हुआ है, मानक अक्षांश यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है। बोन में मानक अक्षांश दिया हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप किसी भी अक्षांश को मानक अक्षांश मानकर भी बोन की रचना कर सकते हैं। इसमें जो अक्षांशीय विस्तार है वो 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर है, और देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री पूर्व से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब ये देखिए आप, 15 डिग्री पूर्व से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो गया 150 डिग्री। कोणीय विस्तार कितना हो गया? देशांतरीय जो विस्तार है उसका 150 डिग्री। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? इन दोनों का मध्य बिंदु होगा 90 डिग्री पूरब, है ना, क्योंकि 150 डिग्री का आधा होता है 75, और 15 डिग्री में आप 75 जोड़िए तो आता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पूरब हमारे प्रक्षेप के ठीक बीच में होगा। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हो हमेशा हर प्रक्षेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आर की गणना करते हैं। लघुकृत जो पृथ्वी का गोला है उसका अर्धव्यास निकालते हैं, या जो आभासी पृथ्वी हम बनाते हैं उसका अर्धव्यास निकालते हैं। उसका अर्धव्यास के लिए हमने पृथ्वी की जो वास्तविक त्रिज्या की लंबाई है 63.5 करोड़ सेंटीमीटर, उसमें हमने इस निरूपक भिन्न के हर का भाग दिया, तो हमारा परिकलन आया 5.08 सेंटीमीटर। ये दूरी हम प्रकार में भरेंगे, और सबसे पहले हम लघुकृत पृथ्वी के गोले के लिए एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, जिसका जो केंद्र है,
ठीक है, वो मेरे भूकेंद्र का प्रतीक है, ठीक है ना। और चूंकि पूरे वृत्त में 360 डिग्री होते हैं और यहाँ पर मेरे को केवल इसका चौथा ही हिस्सा काम में आएगा रचना करने में, तो मैं क्या करूँगा, ये 90 डिग्री का टुकड़ा 360 में से ये निकाल कर और इसी पर मैं जो आवश्यक कार्य है वो करूँ। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले ये काम करने के बाद में, जैसा हमने एक मानक शंकु प्रक्षेप में देखा, हमने दो मानक शंकु प्रक्षेप में देखा कि सबसे पहले हम लघुकृत पृथ्वी जो है, ठीक है, उसकी रचना करते हैं, है ना, जिसके लिए हम जो लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास है उसको प्रकार में भरकर और हम लघुकृत पृथ्वी के गोले के लिए एक वृत्त की रचना करते हैं, ठीक है। ये भूकेंद्र है, ये मेरा उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। इस रेखा को, ओए रेखा को मैं आगे बढ़ाकर छोड़ दूंगा, जैसा मैंने एक मानक शंकु प्रक्षेप में किया था, ठीक है। ये मेरी भूमध्य रेखा है। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो दूसरा स्टेप है उसके लिए मैं 15 डिग्री के अंतराल हेतु ये 15 डिग्री का अक्षांश यहाँ बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो सी बिंदु मुझे प्राप्त हुआ है ना, यहाँ से 15 डिग्री का अक्षांश होकर निकलता है, 15 डिग्री उत्तर। तो ये जो दूरी है बी सी, ये मेरी भूमध्य रेखा से 15 डिग्री के अक्षांश के बीच की दूरी है, ठीक है। अब मैं इसी दूरी को, क्योंकि मेरा अंतराल है, प्रकार में भरकर और यहाँ से मैं चाप लगाऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, जो हमने एक मानक और दो मानक शंकु प्रक्षेपों में किया था अभी तक मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें देखना, सबसे पहले मानक अक्षांश की रचना करूंगा। यही मेरा स्टेप था एक मानक शंकु प्रक्षेप में भी। फिर मैं इस मानक अक्षांश पर एक लंब डालूंगा, ठीक है। वो लंब जो है मैं उसको वहां तक बढ़ाऊंगा जहां तक ये ओ ए रेखा के विस्तार को काटता है, ठीक है। और वही पॉइंट मेरा पी होगा, उसके आगे की लाइन में मिटा दूंगा। ये सारा काम मैंने एक मानक शंकु प्रक्षेप के लिए भी किया था, और मैंने यहाँ पर, ये जहाँ पर मेरे मानक अक्षांश ने इस चाप को काटा है, वहां से मैं ओ ए रेखा पर लंब डालूंगा और ये जे डैश दूरी है, ये मैं ले लूंगा। ये दूरी मेरे मानक अक्षांश अर्थात 45 डिग्री पर देशांतरों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब देखिए, बोन के लिए मैं अतिरिक्त क्या क्या करता हूँ, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि मुझे मेरे प्रश्न में दिया अनुसार, क्योंकि मेरे प्रश्न में विस्तार है वो 15 डिग्री से 75 डिग्री है ना। तो मैं क्या क्या करूंगा, 15 डिग्री का तो मैंने बना ही लिया। फिर मैं जितने मुझे आवश्यक अक्षांश है उन सब की रचना यहाँ करूंगा। जैसे 15 डिग्री के बाद और 15 डिग्री के अंतराल के बाद मुझे 30 डिग्री के अक्षांश की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने उसकी रचना कर ली। 45 की मेरा मानक अक्षांश मैंने पहले ही रचना कर ली। 45 में 15 जोड़ूंगा तो मुझे 60 डिग्री अक्षांश की जरूरत पड़ेगी, उसकी रचना कर ली। और 75 डिग्री वाले अक्षांश की रचना कर ली, ठीक है। अर्थात बोन में मैं सारे अक्षांश जो हैं उनको आभासी पृथ्वी के ऊपर दिखाऊंगा, और फिर मैं प्रत्येक अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरियां परिकलित करूंगा। वो कैसे निकलेगी कि 15 डिग्री पे वो दूरी कैसे निकलेगी, यदि भूमध्य रेखा दिखानी होती तो भूमध्य रेखा पर तो ये दूरी इतनी होती है ना, बी सी के बराबर, ठीक है, देशांतरों के बीच की दूरी। लेकिन मेरे को यहाँ पर इस प्रश्न में भूमध्य रेखा नहीं दिखानी है, दिखा सकते हैं हम बोन में, हमें यहाँ नहीं दिखानी है इस प्रश्न में। 15 डिग्री से हमारा विस्तार शुरू हो रहा है, तो मैं 15 डिग्री पर अक्षांश पर 15 डिग्री अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरी के लिए एच डैश दूरी जो है वो मैं लूंगा। और ये कैसे लूंगा, मैं इस एच बिंदु से इस ओ ए रेखा पर लंब डालूंगा। इसी तरह 30 डिग्री पर दूरी आई डैश, 45 डिग्री पर हमने पहले ही निकाल लिए जे डैश, 60 डिग्री पर के डैश, और 75 डिग्री पर एल डैश। ये सारी दूरियां, ये इन संदर्भित अक्षांशों पर देशांतरों के बीच की दूरियां है ना, देशांतरों के बीच की दूरियां। क्लियर। अब देखिए, जैसा कि मैंने किया था
एक मानक शंकु प्रक्षेप में, दो मानक शंकु प्रक्षेप में हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ये सीधी रेखा मेरी केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी होगी। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा विस्तार 15 डिग्री पूरब से 165 डिग्री पूरब है, तो उसका मध्य भाग होगा वो 90 डिग्री पूरब होगा। इसकी चर्चा हमने की भी थी शुरू में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा आ गई हमारे पास, अब हम इस बिंदु को P डैश के रूप में इसका नामकरण कर देंगे और यहां से अब हम सारा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये दूरी प्रकार में भरेंगे, जैसा एक मानक शंकु प्रक्षेप में हमने किया था। PE ये दूरी प्रकार में भरेंगे और यहां से यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर और हम एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये जो चाप हमने काटा है ये मेरा 45 डिग्री का मानक अक्षांश है ना। अभी मुझे इसकी लंबाई नहीं पता, तो हम थोड़ा सा ज्यादा इसको बड़ा कर देंगे। अब जैसा हमने एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप में भी किया था, हम ये दूरी प्रकार में भरेंगे BC और इस दूरी पर इस मानक अक्षांश के ऊपर और नीचे बिंदु लगाएंगे। ऊपर देखो, पहला बिंदु लगाया, ये हो गया 15 डिग्री के अंतराल के बाद 60 डिग्री। फिर दूसरा बिंदु लगाया, ये हो गया 75 डिग्री। यदि मुझे ध्रुव दिखाना होता तो मैं तीसरा बिंदु भी लगा सकता था, है ना, वो ध्रुव होगा। तो ध्यान रखना, ये मेरे शंकु का शीर्ष है, मेरे प्रक्षेप का शीर्ष है, लेकिन ये मेरा ध्रुव नहीं है, मेरा ध्रुव यहाँ है। और बोन में खास बात है, बोन में भी और बहुशंकुक में भी ध्रुव जो है ना वो बिंदु सदृश होता है। ठीक है, चाप नहीं होता। एक मानक और दो मानक शंकु प्रक्षेपों में वो चाप सदृश होता है। फिर मैं नीचे पॉइंट लगाऊंगा उसी दूरी पर BC, तो 45 डिग्री से 15 डिग्री नीचे चले भूमध्य रेखा की तरफ, तो आ गया 30 डिग्री। फिर उतनी दूरी पर और नीचे एक पॉइंट और लगाया, तो वो हो गया 15 डिग्री नॉर्थ के लिए। यदि मुझे भूमध्य रेखा दिखानी होती तो मैं एक पॉइंट और नीचे लगा सकता था। क्लियर, ये काम हो गया। अब देखिए, एक मानक शंकु प्रक्षेप में हमने ये दूरियां केवल एक अक्षांश पर नाप के पॉइंट लगाए थे और वो था मानक अक्षांश। दो मानक शंकु प्रक्षेप में हमने ये दूरियां दोनों मानक अक्षांशों के लिए नापी थी। बोन के लिए हम प्रत्येक अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरियां नाप नाप के बिंदु लगाएंगे। ठीक है, जैसे 15 डिग्री पर मुझे काम करना है, तो मैं क्या करूंगा कि H डैश दूरी प्रकार में भरूंगा और यहाँ पर H डैश दूरी पर पहला पॉइंट लगाऊंगा। फिर यहाँ प्रकार रख के दूसरा पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ प्रकार रख के तीसरा पॉइंट लगाऊंगा। फिर यहाँ प्रकार रख के चौथा पॉइंट लगाऊंगा और फिर यहाँ प्रकार रख के पांचवा पॉइंट लगाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास में देशांतर तो बन ही गए। जब मेरे को ये पॉइंट मिल गए, एक दो, है ना, ये तो बना हुआ है, ये 3 और ये 4, तो मैंने यहाँ पर मेरे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा और मैंने संकेंद्रीय वृत्तों के चाप खींच दिए सबके लिए। मेरा 60 डिग्री भी बन गया, है ना, मेरा 75 डिग्री भी बन गया, मेरा 30 डिग्री भी बन गया, है ना, मेरा 90 डिग्री भी बन गया, सॉरी 15 डिग्री भी बन गया। और जरूरत होती तो मैं मेरी भूमध्य रेखा भी यहाँ बना सकता था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये दूरी प्रकार में भरी H डैश और 15 डिग्री के ऊपर इसी दूरी के बिंदु अंकित कर लिए। ठीक है, कितने बिंदु लगाऊंगा ये डिपेंड करता है मेरा विस्तार कितना है। जैसे 90 डिग्री से 15 डिग्री पे जाऊंगा तो 105, 105 से 15 डिग्री पर 120, 120 से 15 डिग्री पर 135 डिग्री पूरब, 135 डिग्री से 15 डिग्री पर 150 डिग्री पूर्व और 150 डिग्री से 15 डिग्री पर 165 डिग्री पूरब, और इतना ही मेरा विस्तार है। ठीक इसी तरह मैं इधर चलूंगा, है ना, और 15 डिग्री पूरब तक के लिए पॉइंट लगाऊंगा। जो काम मैंने इस पर किया है, ठीक है, ठीक उसी तरह का काम मैं समस्त अक्षांशों पे करूंगा, बस मेरी दूरियां भिन्न हो जाएगी। 30 डिग्री के लिए मैं आई डैश प्रकार में भरूंगा, ये देखो आई डैश लिखा हुआ, और इस दूरी पर मैं ये बिंदु लेता जाऊंगा, ये बिंदु ले लूंगा सारे।
है ना। फिर 45 डिग्री पर जे डैश प्रकार में भरूंगा और उस दूरी पर बिंदु लेता जाऊंगा। ठीक है। फिर 60 डिग्री पर के डैश और 75 डिग्री पर एल डैश दूरी प्रकार में भरकर और ये सारे पॉइंट ले लूंगा। ठीक है। ये सारे पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, 15 डिग्री हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से इधर चलते हैं तो 75 डिग्री पूरब आ गया। अब 75 डिग्री पूरब के मैं सारे पॉइंट जो है ना उनको, है ना, मुक्त हस्त मिला दूंगा, खुले हाथ से। ठीक है। कहीं भी कोण नहीं आने चाहिए, निष्कोण होने चाहिए, है ना। ऐसे ही मैं इसको मिला दूंगा 60 डिग्री पूरब को, ऐसे ही 45 डिग्री पूरब के सारे बिंदु मिला दूंगा। तो इस प्रकार मेरे सारे देशांतर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रक्षेप में जो भिन्न है और दोनों प्रक्षेपों की तुलना में जो हमने अभी किए, एक मानक वाला शंकु प्रक्षेप और दो मानक वाला शंकु प्रक्षेप, वो भिन्नता ये है कि इस प्रक्षेप में नंबर 1, समस्त अक्षांश रेखाएं वास्तविक लंबाई की है। क्यों? क्योंकि समस्त अक्षांश वृत्तों पर देशांतरों के बीच की दूरी नाप नाप कर ली गई। ठीक है। इस पर समस्त देशांतर शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि देशांतर शुद्ध है केवल और केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा वाला, इस पर दूरी नाप के लिए, है ना। लेकिन बाकी जो देशांतर है उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आएगी। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा सा वक्राकार अर्थात ये तिरछे होते जाते हैं, इसलिए मामूली बढ़ोतरी आती है इसमें। लेकिन इस प्रक्षेप की खास बात है कि ये समक्षेत्र प्रक्षेप है, और समक्षेत्र प्रक्षेप होने का मूल कारण ये है कि देशांतरों में थोड़ा सा परिवर्तन आ तो रहा है, लेकिन चूंकि अक्षांश वास्तव में समानांतर दूरी पे है, इसलिए समक्षेत्रता का गुण इसके अंदर बना रहता है। तो बोन एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। शंकु प्रक्षेपों में केवल बोन ही है जो समक्षेत्र प्रक्षेप है, इसीलिए शंकु प्रक्षेपों में सबसे बेहतरीन वितरण मानचित्र बोन पर बनते हैं। ठीक है। अब हम इसकी पहचान और इसके गुणधर्म की बातें करते हैं। ठीक है। अब देखो पहचान, समस्त अक्षांश वृत्त शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है और उनके बीच की दूरी समान होती है। ये एक मानक शंकु प्रक्षेप के लिए भी यही पॉइंट था, दो मानक के लिए भी यही पॉइंट था, और तीन मानक बोन के लिए भी ये पॉइंट सेम। तो अभी तक कुछ भी नया नहीं मिला। केंद्रीय मध्याह्न रेखा सरल होती है, शेष सभी देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। ऐसा एक मानक और दो मानक शंकु प्रक्षेपों में नहीं था। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट बहुत हद तक सेम होगा बहुशंकुक प्रक्षेप में जो हम आगे करेंगे, है ना, बहुशंकुक जो शांकव प्रक्षेप है उसमें। ठीक है। समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। ठीक है। अब केंद्रीय मध्याह्न रेखा को तो ये एक मानक और दो मानक में भी काटते हैं, परंतु एक मानक और दो मानक में ये समस्त देशांतर और अक्षांश आपस में समकोण पर काटते हैं। यहाँ केंद्रीय मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर दूरी बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन तिरछे होते जाते हैं ना, इसीलिए ये केवल और केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर ही एग्जैक्टली समकोण पर काटते हैं। ठीक है। चूंकि बोन प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध होती है, अतः एक अक्षांश तथा दो मानक अक्षांशों वाले शंकु प्रक्षेपों के विपरीत इस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, जबकि वहां पर वो चाप के द्वारा दर्शाया जाता है। ये बातें हम कर चुके हैं पीछे अभी। ठीक है। और इसके बाद कि अलग अलग अक्षांश वृत्तों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अब ये बात एक मानक शंकु प्रक्षेप पर भी सही थी, दो मानक शंकु प्रक्षेप पर भी यही थी, और बोन में भी यही है, अर्थात कुछ नया नहीं जुड़ा है ना। ठीक है। ये पहचान का गुण इवन यूं कहें कि चारों शंकु प्रक्षेपों में समान रहे।
ठीक है ना। अब देखिए गुणधर्म की बात करते हैं। पहला है कि समस्त अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध। बिल्कुल सही है। अब पहले तो ये था कि समस्त देशांतरों एवं मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध, ऐसा था एक मानक और दो मानक शंकु प्रक्षेपों में। लेकिन यहां क्या है, समस्त अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध। क्यों? क्योंकि सारे ही अक्षांश इसके अंदर जो है वो मानक अक्षांश होते हैं, ठीक है। लेकिन देशांतर जो होता है ना, वो अपनी शुद्ध लंबाई का केवल और केवल केंद्रीय मध्याह्न जो यामोत्तर होती है वही होती है, ठीक है। बाकी देशांतर तिरछेपन के कारण थोड़े से लंबे होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम प्रक्षेप की केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जाते हैं, ये त्रुटि थोड़ी 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 बढ़ती जाती है, ठीक है। तो किनारों के समीप स्थित क्षेत्रों में आकृति बहुत विकृत हो जाती है। क्षेत्रफल इस प्रक्षेप में नियत रहते हैं, चूंकि अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है और प्रत्येक अक्षांश वृत्त अपने समीपवर्ती अक्षांश वृत्तों से शुद्ध दूरी पे होता है। बिल्कुल सही बात है। अतः इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का गुण आता है। और ध्यान रखना, पॉलीकोनिक में समक्षेत्रता का गुण इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रत्येक अक्षांश वृत्त अपने समीपवर्ती अक्षांश वृत्तों से शुद्ध दूरी पर वहां नहीं होता। अब यही कारण है कि बोन तो समक्षेत्र है लेकिन पॉलीकोनिक समक्षेत्र नहीं है। इस प्रक्षेप पर अधिकाधिक एक गोलार्ध दिखाया जाता है। ये समस्त शंकु प्रक्षेपों का गुणधर्म है, केवल बोन का नहीं, ठीक है। अब देखिए उपयोग। मानचित्रावलियों में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बोन प्रक्षेप काफी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां से मेहरबानी करके आप दक्षिण अमेरिका और एशिया को काट दीजिएगा। क्यों? कि ये दोनों गोलार्धों में फैले हुए हैं, इसलिए इनको बोन पे नहीं बनाया जा सकता, है ना। केवल हम यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो और उनके बड़े बड़े भाग, ठीक है, उनको हम बोन पे दिखा सकते हैं। हाँ, एशिया और दक्षिण अमेरिका के भागों को, है ना, हम दिखा सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से यदि हम दिखाएंगे तो वो दोनों गोलार्धों में फैले हुए क्षेत्र जो है वो हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। परंतु कम देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए तो ये विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि किनारों पे थोड़ी सी अशुद्धि आती है, लेकिन बीच वाले क्षेत्र के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है ना। केंद्रीय मध्याह्न रेखा के आसपास के क्षेत्रों के लिए तो बहुत उपयोगी है। इवन यदि हम 70 डिग्री पश्चिमी जो हमारा देशांतर है उसको यदि प्रक्षेप के केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में चुनकर यदि चिली का बनाए ना बोन के ऊपर मानचित्र, तो बहुत आदर्श मानचित्र बनता है ना। इवन भारत में भी बोन पर हम कई प्रकार के वितरण मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। तो बोन का उपयोग हम भारत के लिए भी कई प्रकार के मानचित्र बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि भारत का भी जो विस्तार है ना, उसमें यदि भारत के केंद्रीय भाग को यदि बोन प्रक्षेप के केंद्र में ले लिया जाए, ठीक है, तो काफी हद तक अच्छा प्रक्षेप भारत का बोन के ऊपर बनता है, ठीक है। अब देखिए कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर स्थित भागों में आकृति संबंधी विकृतियां आती है, उसके बावजूद भी मध्य अक्षांशों के वितरण एवं सांख्यिकीय मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप का बहुत उपयोग होता है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये तो कई ऐसे देश हैं जो बोन पर स्थलाकृतिक मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। तो बोन वैसे काफी पॉपुलर प्रोजेक्शन है, और इंडिया में भी बहुत सारे तरह के मानचित्र बनाने के लिए बोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि समक्षेत्र है इसलिए वितरण मानचित्रों के लिए विशेष उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा शंक्वाकार प्रक्षेपों में जो हमारा दूसरा